जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th में हैं और कल यानी 7 मार्च को इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना। ठीक है, देखिए इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर जो इंग्लिश को पास करने का डाउट है वो पूरी तरीके से क्लियर होने वाला है। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, पूरा देखेंगे, और मैं आपको वो सेट बताने वाला हूं जिस सेट से आपके कल के पेपर में 99% क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। एक बार आप कोड को देख लीजिए, इसका कोड क्या रहने वाला है और इसमें क्या खास होने वाला है इस पूरी वीडियो में, जिसको देख करके मात्र एक वीडियो आपको देखनी है। और यहां देखिए आप लोगों को क्या करना है कि जो भी मैं 20 अंक के क्वेश्चन बताता चलूंगा उनको केवल आपको बस देखते जाना है और याद करते जाना है। आपको इनको घर पर भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा 50 अंक के जो प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं उनके हर एक प्रश्न में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या कौन से प्रश्न में कैसी ट्रिक लगानी है, कैसे आप कौन सी ट्रिक लगाओगे जिससे कि एग्जाम में उस पूरे प्रश्न को आप बहुत कम समय में करके आओगे और यहां तक आपको कुछ ज़्यादा करना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस पूरी वीडियो को देखना। और यहाँ पर जो पेपर है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, कल के दिन के लिए, इसलिए पूरी वीडियो देखना। और पूरी वीडियो अगर आप देखोगे तभी जा करके आपको बेहतर नॉलेज मिलेगा, जिससे आप एटलीस्ट 70 में कम से कम आप 50+ स्कोर करके आएंगे, वो भी इस वीडियो को देख कर ही केवल। सो हाय एवरीवन, दिस इज हितेश भैया। तो चलिए बात करने वाले हैं कि सबसे पहले पेपर में होने क्या वाला है। देखिए सबसे पहले जब आपके सामने पेपर जाएगा तो वहां पर कुछ नहीं करना कि आपको केवल क्या करना है, ये 15 मिनट जो आपके पास स्टार्टिंग के होंगे, इन 15 मिनट में इस क्वेश्चन पेपर में जो भी चीज़ें आएंगी वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। यानी कौन कौन से प्रश्न आपके आए हुए हैं, कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, वो सारी चीज़ें आपके स्टार्टिंग के 15 मिनट के अंदर पढ़नी है। ठीक है, और मैं पहले से बता दे रहा हूँ कि इस इंग्लिश के पेपर में या फिर किसी भी पेपर में आपको टोटल एक सेक्शन ए मिलेगा और दूसरा सेक्शन आपको बी देखने को मिलेगा। ए सेक्शन में आपके 20 अंक के क्वेश्चन आएंगे और बी सेक्शन में आपके 50 अंक के क्वेश्चन आएंगे। तो ये मैं आपसे पहले ही आपको क्लियर कर दे रहा हूं। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम बात करेंगे 20 अंकों के प्रश्नों की, जो आपके 20 नंबर के प्रश्न आएंगे ना, उनमें सबसे पहले आपके जो MCQ पूछे जाएंगे उनमें सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का, जिसमें एक पैसेज दिया रहेगा और कुछ उससे यानी 2 से 3 कह सकते हो MCQ आपसे पूछे जाएंगे। जैसे कि पहला प्रश्न आप लोगों का है, MCQ स्टार्ट हो चुके हैं, यानी भाई सेक्शन ए जो आप लोगों का है वो स्टार्ट हो चुका है। और सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन है आप लोगों का पैसेज का। यहाँ मतलब ये आपको ध्यान देनी है कि ये जो पैसेज है इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, कैसे आप इसमें पूरे नंबर ला सकते हो। देखो सबसे पहले क्या करना है, जब आप पैसेज को करने बैठना, ठीक है, तो एक बात आपको ध्यान देनी है कि ये जो पैसेज है सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके जो प्रश्न हैं उनको आप पढ़ लेना है। ठीक है, सबसे पहले इनके प्रश्नों को आपको पढ़ना है। जैसे लिखा हुआ है कि ऑफ ऑल द मुगल एम्परर्स हु इज द मोस्ट सेकुलर, ठीक है, या फिर कह सकते हो जो भी चीज़ आप जो भी प्रश्न आपके दे रखे हैं उसकी जगह दूसरा भी प्रश्न आपको दे सकता है, दूसरा पैसेज आपको आएगा, यही पैसेज नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा पैसेज आएगा, लेकिन करना कैसे, देखो सबसे पहले आपको प्रश्न को पढ़ना है। अब जब आप प्रश्न को पढ़ लो तो इसमें कुछ कीवर्ड्स आपको ढूंढने हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि ऑफ ऑल द मुगल हु इज़ द मोस्ट सेकुलर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑफ मुगल एम्परर, ऑफ ऑल मुगल एम्परर हु इज़ द मोस्ट सेकुलर। अब ये चीज़ आपने कीवर्ड पकड़ लिया। अब इस कीवर्ड को पकड़ने के बाद में आपको क्या करना है, इस पैसेज पर जाना है। अब इस पैसेज पर जब आप जाओगे तो कुछ आपको स्टार्टिंग पढ़ना है, कुछ आपको पीछे पढ़ना है। आपको जो सेकुलर वर्ड दे रखा है उसको ढूंढना है। ठीक है, जैसे यहाँ दे रखा है सेकुलर, देखो अब ये मुझे एक कीवर्ड मिल गया सेकुलर। अब यहाँ क्या दे रखा है कि अकबर इज द मोस्ट सेकुलर इन द सेंस दैट वाइल मदर मुगल। अब ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, बस इतना आपको समझ में आ गया। अकबर एक नाम दे रखा है, कहीं ना कहीं अकबर जो है वो एक सेकुलर पर्सन है, कह सकते हो सेकुलर मुगल हैं। ठीक है, अब ये जब कीवर्ड आपने पकड़ लिया आपको ऑप्शन भी मिल गया। अब इस ऑप्शन में आपको देखना है, ऑप्शन में आना है। अब फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देख रहे हैं, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जागीर। तो आपको ये देखना है कि उन जो भी हमने कीवर्ड्स ढूंढे थे, सेकुलर मैंने ढूंढा तो वहाँ पर कौन सा ऐसा ऑप्शन दिख रहा था जो इनमें से दिख रहा है। तो आप देखोगे कि अकबर एक ऑप्शन है जो वहाँ पर हमें दिख रहा था और यहाँ पर भी दिख रहा है, तो बिल्कुल यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से आपको क्या करना है कि पैसेज के सारे प्रश्न आपको करके आने हैं। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना है, फिर पैसेज पर जाना है, फिर कुछ कीवर्ड जो होते हैं, ठीक है, उनको आपको ढूंढना है और ऐसे करके आपको सभी के सभी MCQ हैं जो पैसेज वाले करके आने हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया पैसेज को करने का तरीका। इसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन आएगा वो आपका आने वाला है
चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये तीनों के तीनों प्रश्न पैसेज के हैं और आपको ऐसे ही एग्जाम में करके आने हैं। इसके बाद देखिए जो आपका दूसरा टाइप का प्रश्न आएगा एमसीक्यू में, वो पूछा जाएगा ग्रामर से। कहाँ से आएगा? ग्रामर से। इस पूरी कंप्लीट वीडियो को जिसने भी देख लिया ना, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि एग्जाम से पहले उसको सब कुछ नॉलेज हो जाएगा कि कौन से प्रश्न में मुझे कैसे क्या करना है। ठीक है, इतना गारंटी है मेरी। तो ग्रामर के लिए देखिए आपको क्या करना है। ग्रामर के लिए सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को ग्रामर के प्रश्नों को करने का वैसा जो मैं तरीका बताने वाला हूँ उसको आपको फॉलो करना है, और इससे पहले आपने जो भी तरीके अप्लाई किए उसको आपको इग्नोर करना है। सिंपल सा तरीका ये है, दो तरीके हैं। सबसे पहले या तो आप इन सारे प्रश्नों को तुक्का मार के कर सकते हो। ठीक है, तुक्का कैसे लगाओगे भी मैं बताऊंगा। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है वो आपको अपने आसपास के जो स्टूडेंट हैं उनसे बातचीत करके इन प्रश्नों को पूछना है। याद रहे, इन प्रश्नों को आप गलती से भी अगर गलत ऑप्शन पर टिक कर दोगे तो ये सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इन प्रश्नों को हम कम समय में तैयार कर सकें तो मैं आपसे सिर्फ ये कहूँगा कि कुछ नहीं करना, आपके पास 1 से 1.5-2 घंटे जो भी बचे हुए हैं, इन प्रश्नों को तैयार करने के लिए आपको क्या करना है कि वायरल जो पेपर इस टाइम यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, जितने भी वायरल पेपर वाली वीडियोज़ हैं, कम से कम 5 से 10 आपको वीडियो देख लेनी है, और उन वीडियो में से केवल इस सेक्शन को आप जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कर लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको पढ़ोगे तो कैसा निकलेगा? इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, फ्रॉम मॉर्निंग, गिव मॉर्निंग, गिविंग मॉर्निंग। तो गिव और गिविंग तो ये तो गलत ऑप्शन में निकल रहा है, गलत प्रोनाउंसिएशन ही निकल रहा है, और फ्रॉम मॉर्निंग या सिंस मॉर्निंग में से कोई एक ऑप्शन आप लोगों का हो सकता है। तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों ऑप्शन में से आप तुक्का लगा सकते हो। जैसे कि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इसमें फ्रॉम नहीं होगा, सिंस होगा, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ए और बी में से कोई बी चूज कर लिया। ठीक है, या तो आप कुछ भी करके कैसे भी तुक्का लगा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ मान लीजिए बी चूज कर लिया, तो यहाँ पर सिंस मॉर्निंग मैंने कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो हमारा प्रश्न तुक्के से सॉल्व हो गया। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, जैसे यहां पर रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। अब यहां पर जो ये प्रश्न दे रखा है, इसमें ऐसे प्रश्न हैं, ऐसे ऑप्शन हैं जो गलत दे रखे हैं, उनको आपको सही टिक करना है। एक सही ऑप्शन एक है, बाकी सारे आपको ऑप्शन गलत हैं। मैं आपको दिखाता हूं ऑप्शन, जैसे कि एग्जाम्पल यहां पर देखिए ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें से क्या है, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन गलत हैं, एक ऑप्शन सही है। रीअरेंज करके लिखना है। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए, एल्डर्स वी ग्रेट शुड फॉर वी हैव रिस्पेक्ट अवर। मतलब यहां पर कोई भी चीज अगर आप देखोगे, सब्जेक्ट कहीं दे रखा है ना, मेन वर्ब कहीं दे रखी है, हेल्पिंग वर्ब कहीं दे रखी है, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड कहीं पर दे रखे हैं, तो ऐसे में ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। ऐसे करके आपको वो ऑप्शन ढूंढना है जिस ऑप्शन में आपका सब्जेक्ट सही जगह पर है, मेन वर्ब सही जगह पर, हेल्पिंग वर्ब आपकी सही जगह पर है, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड जो भी चीज़ें आपकी सही तरीके से अरेंज दे रखी हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वी शुड हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर आवर एल्डर्स। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, इसका मतलब ये है यहाँ पर कि इस वाले ऑप्शन में डी वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर वी आपका सब्जेक्ट आ गया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ये शुड हैव हेल्पिंग वर्ब आ गई, ठीक है, ग्रेट आपका मेन वर्ब आ गई, रिपीट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स ये आपका अदर वर्ड आ गया। तो ये ऑप्शन कहीं ना कहीं सही दे रखा है। तो इसी तरीके से आपको स्वयं से कुछ चीज़ें फोकस करनी है, ध्यान लगानी है, और उस पर फिर तुक्का लगाना है आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा कि मिस स्पेल्ड। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जब मिस स्पेल्ड वाले प्रश्न आ जाए कि कौन सी मीनिंग गलत दे रखी है। मिस स्पेल्ड का मतलब क्या होता है कि कौन सी ऐसी मीनिंग है, ठीक है, कौन सी ऐसी मीनिंग है जो कि गलत दे रखी है। तो आप जब इन सभी मीनिंग को पढ़ोगे तो हो सकता हो आपको लगे कि ये वाली गलत है, वो वाली गलत है, ठीक है, आपको नहीं याद रहेगा। तो ऐसे में इन सभी प्रश्नों को करने का सिंपल तरीका ये होता है कि आपको अपने आसपास के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बातचीत करके भी पूछ लेना है। ठीक है, आपको फिर भी अगर कोई ऑप्शन गलत लगता है तो एक बात सभी मीनिंग को पढ़ना है, जैसे कि इम्पोर्टेंट, इंपॉर्टेंट की मीनिंग देखिए ये दे रखी है, एक इंपॉर्टेंस दे रखा है, दूसरा दे रखा है इम्पॉसिबल, चौथा दे रखा है इम्पैक्ट। अगर आप सभी को देखेंगे तो इम्पोर्टेंट ये टेंट दे रखा है, TENT, लेकिन हमने क्या पढ़ा है, हमने TANT पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, TANT पढ़ा। तो इस तरीके से ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऐसे करके आप सभी ऑप्शन को पढ़ेंगे एक बार, आपको फिर जो समझ में आता है, जो बेहतर ऑप्शन लगता है उसमें आपको टिक लगाना है। ठीक है ना, इस तरीके से आप ये अब जैसे यहाँ पर 8 नंबर देखोगे, फिल द आर्टिकल।
आई टेक, फिर कॉलम है नाइट टाइम। आप दा का धर के देखोगे, आई टेक द नाइट टाइम, तो दा तो बिल्कुल नहीं होगा। एट द नाइट टाइम, टू नाइट टाइम, इन नाइट टाइम, तो देखो टू को रखोगे तो आई टेक टू नाइट टाइम तो हो सकता है ये भी। आई टेक इन नाइट टाइम तो ये तो नहीं हो सकता। तो एट द या फिर टू में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। और ये आपके ऑप्शन नहीं है। ये चार ऑप्शन में से आपका टू हो सकता है या तो एट द हो सकता है। और मैंने तुक्का लगाया कि यहाँ पर मान लीजिए आप लोगों का एट द होगा, तो मैं भर देता हूँ आई टेक एट द नाइट टाइम। और ऐसे करके ये वाला भी ऑप्शन हमारा सही निकल जाएगा। मतलब एक बार पहले आपको खुद पर भरोसा करना है, आपको खुद पर एक बार भरोसा दिलाना है कि नहीं ये मेरा सही ऑप्शन होगा, फिर आपको उसको क्लिक कर देना। इस तरीके से करके आपको एमसीक्यू के प्रश्नों को करके आना है, ग्रामर के प्रश्नों को, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, जो आपके अगला एमसीक्यू आता है उसमें कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पर आपका एक पैसेज आता है जो कि स्पेशली आपका प्रोज से पैसेज पूछा जाता है। किससे? प्रोज से। तो देखो जो प्रोज के पैसेज होते हैं, जो आप लोगों के नॉर्मली पैसेज होते हैं, उनको करने का सिंपल एक तरीका होता है कि सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ना है, फिर पैसेज में आना है, कीवर्ड ढूंढना है और आपको ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन जब बात आती है प्रोज की, सप्लीमेंट्री की, पोएट्री की, तो ऐसे पैसेज के लिए मैं ये कहूँगा कि अगर आपको चैप्टर पहले से अच्छे से पता है, जैसे कि हर फादर इन मैरिज्ड टू हॉलैंड, मतलब कि अब यहाँ पर कोई एक लड़की है जिसके पिताजी थे ना, ठीक है, हॉलैंड, जो कि इमिग्रेटेड थे। तो किस सन में थे? तो ये आपको तभी पता होगा जब आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा। जैसे मैं मान के चलता हूँ इन 1993, ठीक है। लेकिन अब मैं कहता हूँ आपने इस पूरे पैसेज को अभी तक देखा भी नहीं है, तो आप कैसे करोगे? तो देखो कुछ नहीं करना कि यहाँ पर आपको हर फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड, अब इमिग्रेटेड कीवर्ड ढूंढना है और आपको टू हॉलैंड जैसा कुछ कीवर्ड इस पूरे पैसेज में ढूंढना है। जैसे दे रखा है यहाँ पर कि माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, तो यहाँ पर देखो 1933 दिख गया ना, तो बस इसी ऑप्शन को आपको राइट कर देना है। ऐसे करके क्या कर सकते हो, सबसे पहले आपको पैसेज का जो क्वेश्चन है उसको पढ़ना है, कुछ कीवर्ड्स ढूंढने हैं, उन कीवर्ड्स को जा करके पैसेज में ढूंढना है, फिर वहाँ से जो आपको राइट ऑप्शन लगता है फिर उसको आपको यहाँ पर ढूंढना है आके। ऐसे करके आप जितने भी पैसेज वाले क्वेश्चन होते हैं उनको आप सही से कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपको जो भी पैसेज आता है उसको आपको इसी तरीके से करना होता है, इसका कोई और तरीका, बेहतर तरीका, सबसे बेस्ट तरीका यही है, ठीक है। या तो आप सप्लीमेंट्री पोस्ट जैसे पैसेज की स्टोरी अगर याद किए हो तो फिर आपको डायरेक्ट आंसर पता चल जाएगा। जैसे कि एनी फादर वाज 36 ईयर ओल्ड व्हेन, जब वो क्या करते थे, यानी जब वो 36 ईयर ओल्ड के थे तब वो क्या करते थे। तो ही गॉट मैरिड, तो वो मैरिड थे, तो ही गॉट मैरिड, देखिए ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन अगर इस ऑप्शन को मैं पैसेज में ढूंढूंगा तो देखिए कैसे ढूंढना पड़ेगा। देखिए एनीज फादर वाज 36 ईयर ओल्ड, अब देखिए 36 ईयर ओल्ड मुझे देखना है, इस कीवर्ड मुझे 36 ईयर कीवर्ड मुझे इस पैसेज में कहाँ मिलता है। देखिए पढ़ते हैं तो फादर आई हैव एवर सीन डिड नॉट मैरी माई मदर अंटिल ही, अब देखिए यहाँ से देखिए ही वाज 36 एंड सी वाज 25 माई सिस्टर, मतलब देखो यहाँ पर आई हैव एवर सीन डिड नॉट मैरी माई मदर माई फादर मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन माई मैरी, मतलब कि ही गॉट मैरिड, मतलब जब उसने देखा तो उनके जो पिताजी थे लगभग कह सकते हो कि वो मैरिज थे आपस में, तब से उनको वो जान रही है। मतलब हम अपने पिताजी को कब से जान रहे हैं, जब से मतलब दोनों साथ में थे तब से उनको जान रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर ही गॉट मैरिड, जब से उनकी विवाह हुआ तब से उनको जान रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आपको चैप्टर पता है तो स्टोरी पता है तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, वरना सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, कीवर्ड ढूंढो और इसके बाद में जा करके पैसेज के कीवर्ड के ढूंढ करके उसका ऑप्शन आप पता कर सकते हो। और भी इसके प्रश्न हैं तो चलिए बात करेंगे और किस किस टाइप के एमसीक्यू आने वाले हैं आपके कल के पेपर में। तो जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए अगला प्रश्न आता है 11 से लगाकर 13 तक, यहाँ देखिए 11 से लगाकर 13 तक, यानी टोटल 11, 12, 13 3 प्रश्न आते हैं। और जो प्रश्न होते हैं आप लोगों के कह सकते हो प्रोज के होते हैं। अब ये प्रोज के जो क्वेश्चन होते हैं चैप्टर से आते हैं, मतलब कि आपको क्या होता है स्टोरी पता होगी तभी जा करके इन प्रश्नों को आप कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी इलेक्शंस वेयर हेल्ड साउथ अफ्रीका एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप तभी बता पाएंगे जब आपको इस चैप्टर की स्टोरी पता होगी, या तो इन प्रश्नों को आप रट के गए होंगे पहले से, तभी जा करके इनका ऑप्शन आप क्लिक कर पाएंगे। वरना सिंपल सा करने का तरीका यह होता है कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी आपके पास समय है, कोशिश करिए
कि जितने भी प्रोज हैं, जितने भी प्रोज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कोशिश ये करिए प्रोज के भी जितने भी, अभी अगर आपके पास टाइम है तो प्रोज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 50 से 60 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, उन प्रश्नों को आप कोशिश करिए कि पढ़िए, ढूंढिए, कैसे भी करके, ये आप पर डिपेंड है। उन प्रश्नों को कम से कम 2 से 3 बार आप रट के जरूर जाइए, क्योंकि 3 नंबर का आपका प्रोज सेक्शन आता है चैप्टर वाला। लेकिन अगर आप ये चाहते हो बिना रटिस को करके जाएं तो एक ही आपका तरीका है, आपके अपने आसपास के स्टूडेंट पर भरोसा दिलाना है, उनको भी कुछ बताना है और आपको भी उनसे कुछ पूछना है, और ऐसे करके मतलब कि आपको कुछ उनको बताना है, तभी जा करके वो आपको कुछ बताएंगे। तो पहले आप उनको बताइए, फिर वो आपको भी कुछ बताएंगे। तो इन प्रश्नों को ऐसे भी आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, वरना आपको चैप्टर थोड़ा बहुत स्कूल में पढ़ाया गया होगा तो वहाँ से थोड़ा बहुत तो नॉलेज तो आपको होगा ही होगा ना। तो इन प्रश्नों को थोड़ा बहुत दिमाग लगा के कि आपने क्या चैप्टर में पढ़ा था, क्या ऐसी चीज़ें थी, जब इस क्वेश्चंस को आप पढ़ोगे तो लगेगा हाँ ये वाला ऑप्शन इसका सही हो सकता है, फिर उनको आप तुक्का करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये आपको करना है कि चैप्टर वाले, जब चैप्टर से क्वेश्चन पूछे हैं जिनको आपको रट के जाना पड़ता है, ठीक है। वैसे पैसेज वाले तो मैं बता ही चुका हूँ आपको क्या करना है, ग्रामर में बता ही चुका हूँ मैं आपको क्या करना है। अब देखिए वही चीज़, इसके बाद जो प्रश्न आता है 14 से लगाकर 15 तक, यानी टोटल 2 क्वेश्चन, वो आते हैं आप लोगों के पोएट्री के पैसेज से। अभी आपने प्रोज का पैसेज देखा था, अब पोएट्री के पैसेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इन प्रश्नों को सॉल्व करने का मैंने वही तरीका है। सबसे पहले क्या करना है कि इस पैसेज को पढ़ना है, कीवर्ड ढूंढने हैं। जैसे यहाँ पर देखो डस्ट ऑफ स्नो दे रखा है, इसमें व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, तो यहाँ दे रखा है द वे आर क्रो शट डाउन ऑन द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, पार्टिकल्स ऑफ क्ले, पार्टिकल्स ऑफ सैंड, पार्टिकल्स ऑफ प्लांट्स, पार्टिकल्स ऑफ स्नो। तो कौन सा इसमें राइट ऑप्शन होगा, क्या लग रहा है? तो देखो डस्ट ऑफ स्नो, स्नो का मतलब क्या होता है, बर्फ, ठीक है। तो किसके टुकड़े होंगे भाई, पार्टिकल्स ऑफ स्नो के तो ही होंगे, ना तो सैंड के होंगे, ना तो क्ले के होंगे, ना तो प्लांट्स के होंगे। भाई स्नो की बात हो रही, तो पार्टिकल्स जो होंगे वो भी तो स्नो के होंगे, जो कि बर्फ से बनाया गया एक पुतला होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कह सकते हैं स्नो, तो उसी के वो पार्टिकल्स होंगे। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। मतलब आपको कीवर्ड, ये तो बहुत आसान होता है पैसेज वाला क्वेश्चन, कीवर्ड ढूंढने और आपको ऑप्शन में जाना है, आपको अपना ऑप्शन मिल जाएगा, बस क्लिक कर लेंगे वैसे ही। ऐसे अगला क्वेश्चन है वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग। अब यहाँ पर देखिए आपको ये प्रश्न तभी जाकर के पता होगा जब आपको इस प्रश्न के बारे में, इस पैसेज के बारे में थोड़ा नॉलेज होगा। तो वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, पोएट कहाँ पर स्टैंड करता है, तो अंडर अ हेमलॉक ट्री, अंडर अ बनियान ट्री, अंडर अ पीपल ट्री, अंडर अ नीम ट्री। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप अपने आसपास के स्टूडेंट्स से भी मदद ले सकते हैं। यहाँ तक कि इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप तुक्के का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको मैंने आपको बताया था कि आपको 1 से 2 ऑप्शन को बिल्कुल हटा देना है कि ये बिल्कुल गलत ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं, जैसे मान लो मैं सोच रहा हूँ कि मेरा जो ये वाले 2 ऑप्शन है गलत होंगे और इन दोनों ऑप्शन में से कोई मेरा एक ऑप्शन सही हो सकता है। अब मैंने थोड़ा सा आंखें को मींचा और मैंने दिमाग लगाया कि नहीं हेमलॉक ट्री जो है वो कहीं ना कहीं मेरा सही ऑप्शन होगा, तो मैंने इसको बिल्कुल क्लिक कर लिया। ऐसे करके आप क्या कर सकते हो कि इन एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा जो हमारा अगला लास्ट एमसीक्यू आता है वो आता है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब यहाँ पर आपकी सप्लीमेंट्री पूछी गई है। अभी तक आपने देखा ग्रामर, पैसेज, अनसीन पैसेज, सप्लीमेंट्री पोस्ट, काफ़ी सारी चीज़ें थी, लेकिन अब जो पूछी गई वो है सप्लीमेंट्री। और सप्लीमेंट्री से कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे आते हैं और आपको कैसे सॉल्व करके आने हैं, देखते हैं। देखिए जो एमसीक्यू आते हैं सप्लीमेंट्री से, वो आपके चैप्टर से पूछे जाते हैं, यानी कहीं ना कहीं इनको भी आपको रट के जाना पड़ेगा, तभी इनके ऑप्शन को आप टिक कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर ना तो पैसेज आता है, अनसीन पैसेज वगैरह, कुछ चैप्टर से पैराग्राफ आता है, सीधा आपके एमसीक्यू आते हैं। और एमसीक्यू आप इनको तभी कर पाएंगे जब इन एमसीक्यू को आपने रटा होगा या फिर आपने एक बार इनकी स्टोरी पढ़ी होगी, तभी जा करके इनके ऑप्शन को आप सही कर पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए व्हाट वाज द, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टाइम टू कैच लखनऊ एक्सप्रेस, ठीक है। अब देखो इस प्रश्न को कैसे करोगे, देखो सबसे पहले या तो वही ट्रिक, देखिए सिंपल है कि आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हर एक स्टूडेंट से नहीं पूछना है, आपको अलग अलग स्टूडेंट से पूछना है कि इसका ऑप्शन बताओ क्या होगा, उसका ऑप्शन क्या होगा। आपको भले ही दूसरे को गलत बता देना है, लेकिन कोशिश करना आपको इन ऑप्शन को पूछने के लिए एक सही स्टूडेंट का चयन करें, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको एमसीक्यू में करके आना है। फिर इसके बाद में आपकी आती है 50 नंबर की सेक्शन बी, जिसमें आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं,
है ना। अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, तो इसके लिए अब आपको वीडियो को और अच्छे से देखना है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न आते हैं वो टोटल 50 मार्क्स के पूछे जाते हैं। अभी जो प्रश्न आप सॉल्व कर रहे थे उसमें आपको OMR शीट में गोला करके आंसर देना रहता था। अब जो प्रश्न आप करोगे उसमें आपको अपने पेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा और राइटिंग भी आपको अच्छी लिखनी पड़ेगी। जैसे कि एग्जाम्पल पहला जो प्रश्न आता है वो आता है रीडिंग सेक्शन का। रीडिंग सेक्शन की यानी बात करें तो एक अनसीन पैसेज आता है जिसको आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं कहता हूँ आपको पढ़ना नहीं है, सबसे पहले इसके क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर आपको इस पैसेज को पढ़ना है। फिर वही ट्रिक कि आपको क्वेश्चन से कुछ कीवर्ड ढूंढने हैं, उन कीवर्ड को आपको पैसेज में ढूंढना है और फिर वहाँ से आपको उसका आंसर स्वयं से निकालना है। एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हैं और आपको तैयार भी करना है। तो चलिए बात करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है, सबसे पहला, व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द डॉग, हाउ डिड द डॉग एंड द बर्ड बिकम फ्रेंड्स। अब देखो इस प्रश्न को आपको सबसे पहले अपने पैसेज में ढूंढना है। अब कुछ ऐसे तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन कहीं नहीं दिया होता है, आपको कीवर्ड ढूंढने हैं। जैसे कि व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द डॉग, डॉग की ड्यूटी क्या थी। हाउ डिड द डॉग एंड द बर्ड बिकम फ्रेंड्स, डॉग और बर्ड यानी कुत्ता और चिड़िया, बर्ड यानी बर्ड का मतलब चिड़िया होता है, बिकम द फ्रेंड यानी वो फ्रेंड कब बने थे। अब व्हाट इज द डॉग, सबसे पहले देखेंगे इस प्रश्न में यानी इस पैसेज में डॉग, व्हाट इज द डॉग, डॉग कौन था। तो ए रिच मैन हैड केप्ट और डॉग, ठीक है, डॉग किसका था, तो डॉग था एक रिच मैन का, है ना। केप्ट और डॉग टू हिज गार्ड, मतलब उसने उस कुत्ते को अपने गार्ड के रूप में ट्रेंड किया था, जो उसके घर में रहता था, हिज हाउस एट नाइट, रात में उसकी पहरेदारी करता था, ठीक है। तो एक कुत्ता जो कि एक गार्ड के रूप में रहता था, किसके, बॉडी गार्ड जिसको कह सकते हो आप, घर की रक्षा करने वाला कुत्ता, ठीक है, इन द डे टाइम, और वो रात में भी करता था, ठीक है। द डॉग वॉज टाइड विद अ चैन टू हैवी स्टोन, काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी होती थी। हमें पहला तो बात पता चल कि ए रिच मैन हैड केप्ट अ डॉग, जो रिच मैन था उसने, उसके पास एक कुत्ता रहता था, ठीक है। कुत्ता कौन था, तो कुत्ता एक बॉडीगार्ड था, ठीक। कुत्ता कौन था, तो कुत्ता एक बॉडीगार्ड था जो कि एक रईस व्यक्ति की या फिर अमीर व्यक्ति की या फिर रिच मैन के घर पर रहता था और रात भर उसकी देखभाली करता था। एंड दूसरी बात पूछी गई थी कि बर्ड एंड डॉग आपस में फ्रेंड कब बने थे। तो देखो इसका आंसर आपको मिलेगा कि बर्ड का सबसे पहले आपको इसमें नाम ढूंढना है, बर्ड का कीवर्ड ढूंढना है। बर्ड कहाँ दे रखा है, तो देखो दे रखा है कि ए बर्ड केम एंड सॉ द डॉग एंड द टू बिकम द फ्रेंड्स। बस यहाँ से लगाकर आपको यहाँ तक लिख देना है, ठीक है। ऐसे करके क्या कर सकते हो, सबसे पहले कीवर्ड ढूंढने हैं क्वेश्चन से, फिर उन कीवर्ड को इस पैसेज में ढूंढना है, फिर वहाँ से आपको बना के आंसर को जा करके उत्तर के रूप में लिखना है, ठीक है। इस तरीके से इस अनसीन पैसेज के क्वेश्चन को आप, सभी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, देखो सभी के सभी ऐसे ही प्रश्न आते हैं और आपको ऐसे ही सारे के सारे प्रश्न करने हैं। इसके बाद आपका जो सेकंड क्वेश्चन आता है वो आप लोगों का आता है राइटिंग सेक्शन। किसका आता है, राइटिंग सेक्शन। अब देखो जो राइटिंग सेक्शन आता है, इस राइटिंग सेक्शन को करने का क्या तरीका होता है। देखिए इस राइटिंग सेक्शन को करने का बहुत आसान तरीका है कि आपको एक काम करना है, इसमें आता है लेटर और आता है एप्लीकेशन। तो सबसे पहले अभी आपके पास समय है, 1 से 2 से 3 4 पन्ने, आप केवल 3 से 4 पेज आपको खत्म करने हैं, लिखना है और आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ लेटर और एप्लीकेशन लिखना सीखनी है कि कैसे हम स्टार्टिंग में लिख सकते हैं, कैसे मिडिल पार्ट लिख सकते हैं, कैसे हम लास्ट का पार्ट लिख सकते हैं, है ना। ये जब चीज़ें आप सीख जाएंगे ना तो आपको कुछ नहीं करना, राइटिंग हो या एप्लीकेशन हो, वो आप स्वयं से सब्जेक्ट के हिसाब से आपको बना करके लिखनी है, ठीक है। आपको पर्टिकुलर रट के नहीं जाने, क्योंकि अब इतने समय में आप रट भी नहीं सकते हो। तो आपको कोशिश ये करनी है कि लिखना सीखना है कि लेटर आखिर में कैसे लिखा जाता है, एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है, और जो भी आपके पास समय बचा हो उस समय में आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन आता है कि आपको एक रिपोर्ट राइटिंग लिखनी पड़ती है। अब पहले के समय में ऐसे आया करता था, लेकिन अब 3 चीज़ों में बढ़ गई, रिपोर्ट राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ और आर्टिकल राइटिंग। तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ हो या फिर रिपोर्ट राइटिंग हो या फिर आर्टिकल राइटिंग हो, इन सभी का जो मेन चीज़ होती है वो होती है ऐसे। और करना कुछ नहीं कि इसको भी आप स्वयं से एक बार आपको अपना माइंड चलाना है पेपर में बैठ करके कि कौन से टॉपिक में मुझे लिखना है और उस टॉपिक के बारे में मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। और अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो उसको भी आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसफ़र आपको अपने माइंड से करके लिखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और हाँ इसमें आपको जो भी डिस्क्रिप्टिव या फिर जो भी आएगा उसकी हिंट भी दी जाएगी, उसके कुछ पॉइंट होते हैं ना वो भी आपको पता होंगे क्योंकि उसमें दिए रहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हालांकि इसमें तो नहीं पॉइंट दे रखे हैं, पर जो आपके पेपर में क्वेश्चन पेपर में आएगा उसमें
कह सकते हो कि हिंट दे रखी होती है। और ये प्रश्न आपका टोटल 7 नंबर का आता है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से इसको आपको करके आना है। मेन आपको हैंड राइटिंग जो है ना वो बेसिकली ध्यान देनी है। पत्र को लिखने का तरीका अगर आपको आता है, अगर आपने थोड़ा बहुत गलत भी पत्र ऊपर नीचे लिखा है, लेकिन आपने अगर सही तरीके से लिखा है लेटर को, तो आपको नंबर मिलेंगे। इसके बाद अगर हम ग्रामर सेक्शन की बात करें तो देखिए ग्रामर सेक्शन में वही चीज़ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि ये जो प्रश्न होते हैं, ये जो ग्रामर के जो क्वेश्चन होते हैं, ग्रामर के क्वेश्चन को करने का जो सबसे बेसिकली सही तरीका ये होता है कि आपको इन पर स्टार्टिंग से ध्यान देनी रहती है, लेकिन आप ध्यान नहीं देते हो। तो इसको करने का सबसे बेसिकली सही तरीका ये है कि आपको क्या करना है कि अपने आसपास के जो भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपने जिससे भी मित्रता वगैरह बना रखी है, कोशिश करना उनसे पूछकर इन प्रश्नों को सॉल्व करना, क्योंकि अगर आप इनको स्वयं से करोगे, उल्टा सीधा कर दोगे तो गलत हो जाएंगे। तो कोशिश करना इनको वैसे ही करने की। इसके बाद में प्रश्न आते हैं आप लोगों के ट्रांसलेशन वाले, ठीक है। अब ट्रांसलेशन वाले जो भी क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चन को करने का वही तरीका है कि आपको जब तक कि इनके बारे में थोड़ा नॉलेज नहीं होगा कि सब्जेक्ट क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, अदर वर्ड क्या है, और इसको करने का प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, कौन सा कहाँ है, तो आप इनको नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आपको कम से कम इन प्रश्नों को करने के लिए एक बार जा करके आपको YouTube पर सर्च करना है कि ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। आपको वीडियो देखनी है, और आपको 1-2 वीडियो नहीं, कम से कम 3 से 4 वीडियो देखनी है। और आपको जब पता चल जाएगा तो आप इन प्रश्नों को ईजिली कर सकते हैं। इसके बाद देखिए लिटरेचर आती है, जिसमें लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। देखो लॉन्ग आंसर आते हैं, शॉर्ट आंसर आते हैं। तो लॉन्ग, अब मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें बताता हूँ। देखो यहाँ से लॉन्ग आंसर जो आता है, ठीक है, इसके बाद प्लस जो आपके शॉर्ट आंसर आते हैं। अगर हम लॉन्ग और शॉर्ट दोनों की बात करें तो बेसिकली इन दोनों के लिए अगर आपको चैप्टर की स्टोरी आती है, तो इन क्वेश्चन की स्टोरी अगर आपकी आती है, तो आप स्टोरी के माध्यम से उनके आंसर को स्वयं से रीराइट करके यानी बना करके लिख सकते हैं। और अगर आप रट के जाओगे तो हो सकता हो जो आप याद करके जाओ वो प्रश्न ना आए, फिर भी आपका माइंड अपसेट हो जाएगा। तो कोशिश ये करो कि आप चैप्टर की स्टोरी तैयार करके जाना, ठीक है। तो वहाँ पर आप स्वयं से इंग्लिश टू हिंदी करके आंसर, आप हिंदी टू इंग्लिश में, ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश में करके आपको इजीली उनका स्वयं से बना करके आंसर आप करके आ सकते हो। बाकी आपको क्वेश्चन आंसर याद करने की जरूरत नहीं है कि लॉन्ग आप रट रहे हो बैठ के, शॉर्ट रट रहे हो बैठ के, तो ये आपको काम नहीं करना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो में मैंने जो तरीका बताया कि इंग्लिश में आपको क्या ट्रिक लगानी है, कैसे क्या करना है, और आपको ये तरीका समझ में आया होगा, है ना। और देखो मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश में एक क्वेश्चन आता है जो कि होता है सेंट्रल आइडिया का। तो ये 4 सेंट्रल आइडिया आपको तैयार कर लेने हैं, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको एक पोएम भी तैयार कर लेनी है, जो कि आपको कल के दिन एग्जाम में लिखनी पड़ेगी। 1 से 2 पोएम तैयार कर लेनी है, ठीक है, जो कि आपको कल के दिन लिख के जानी पड़ेंगी। बस इसके अलावा इंग्लिश में और कुछ नहीं है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। और उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद में आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि अब देखिए लास्ट में पोएम ही तो रही थी ना, कि पोएम में क्या करना है। तो 2 पोएम आपको तैयार कर लेनी है, सेंट्रल आइडिया आपको ये 4 रट लेने हैं, एकदम घोर करके पी लेने हैं, समय है भी पास। मोस्टली ये 2 तो आपको 3 तो आपको तैयार करके ही जाने हैं, आप इसको छोड़ सकते हो, मगर ये स्टार्टिंग के 3 आपको रट के जाने पड़ेंगे, तभी जा करके आप हिंदी में कम से कम 70 में लगभग आराम से 60 तक आप इजीली पहुंच सकते हो। मैं ये कह रहा हूँ 60 तक इजीली पहुंच सकते हो अगर आपने ये कार्य किया। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। और नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है वो सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस को लेकर के है। अब सोशल साइंस की वीडियो आपको कल से मिलेंगी। तो आज के लिए इतना ही।